क्या एक अकेला इंसान सिर्फ अपनी सोच के दम पर एक पूरे साम्राज्य का नक्शा बदल सकता है? क्या एक अपमान की आग एक अखंड साम्राज्य की नींव रख सकती है? आज हम कहानी सुनेंगे उस असाधारण दिमाग की, जिसकी मिसाल आज तक दी जाती है, आचार्य चाणक्य। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है, बल्कि एक प्रतिज्ञा की है। एक ऐसी कसम की जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है मगध की धरती पर, जहां एक ब्राह्मण के घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है जिसके साथ एक भविष्यवाणी भी जन्म लेती है। ये भविष्यवाणी उसे राजा बनाने की नहीं थी, बल्कि राजाओं का निर्माता यानी किंग मेकर बनाने की थी। हुआ ये कि जब चाणक्य का जन्म हुआ तो उनके मुंह में जन्म से ही पूरे दांत थे। ज्योतिषियों ने इसे देखकर कहा कि ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। लेकिन चाणक्य के पिता को सत्ता का मोह नहीं था। उन्हें डर था कि सत्ता उनके बेटे को अहंकारी बना देगी। इसलिए उन्होंने एक पत्थर से वो दांत तोड़ दिए और कहा, ये राजा नहीं, ये राजा बनाएगा। कई साल बाद यही चाणक्य अपने ज्ञान के साथ मगध पहुंचे, उस वक्त के सबसे शक्तिशाली राजा धनानंद के दरबार में। लेकिन अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर धनानंद ने चाणक्य के ज्ञान का नहीं, बल्कि उनके साधारण रूप का मजाक उड़ाया और फिर उन्हें अपमानित करके दरबार से बाहर फेंकवा दिया। महल की सीढ़ियों पर धूल में सने चाणक्य ने अपनी शिखा यानी अपनी चोटी को हाथ में लिया और धनानंद की आंखों में देखते हुए वो कसम खाई जिसने इतिहास रच दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं तेरे इस साम्राज्य को जड़ से उखाड़कर फेंक नहीं देता, मैं अपनी ये शिखा नहीं बांधूंगा। उनकी ये खुली चोटी अब उनके अटूट संकल्प का प्रतीक बन चुकी थी। बस उसी पल एक निहत्थे ब्राह्मण ने उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। ये एक अकेले इंसान के दिमाग की लड़ाई थी, एक पूरे साम्राज्य की ताकत के खिलाफ। अब चाणक्य के पास मकसद तो था, लेकिन सवाल यह था कि वो इसे पूरा कैसे करेंगे। ना उनके पास सेना थी, ना पैसा। यहीं से शुरू होती है चाणक्य की वो रणनीति जिसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक युद्ध। और इसकी शुरुआत हुई उनकी सबसे बड़ी खोज से, एक भविष्य का सम्राट। जंगल से गुजरते हुए चाणक्य ने कुछ बच्चों को राजकीयम नाम का एक खेल खेलते देखा। एक छोटा सा लड़का टीले पर बैठकर राजा बना हुआ था और बड़े ही न्याय और अधिकार के साथ बाकी बच्चों के फैसले कर रहा था। उस लड़की की आंखों में एक चिंगारी थी। चाणक्य समझ गए, उन्हें अपना हथियार मिल चुका था। वो लड़का था चंद्रगुप्त। तो देखिए, एक तरफ था धनानंद, जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। 2 लाख सैनिक, 20,000 घुड़सवार और हजारों हाथी। और दूसरी तरफ चाणक्य, जिनके पास था सिर्फ एक लड़का, एक कसम और उनका अपना दिमाग। ये लड़ाई बराबरी की तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। जब सिकंदर की विश्व विजेता सेना भारत की सरहद पर आ धमकी, तो चाणक्य ने आमने सामने की लड़ाई नहीं की, उन्होंने दिमाग का इस्तेमाल किया। उन्होंने सिकंदर की सेना में अफवाहें फैलाईं कि आगे की धरती शापित है, यहाँ के देवता नाराज हैं। उन्होंने खाने में धीमा जहर मिलवाया, जिससे सैनिक बीमार पड़ने लगे, और मगध की सेना की ताकत को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताया कि सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से ही इनकार कर दिया। शुरुआत में चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करने की गलती की और उन्हें बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। एक गांव में छिपकर उन्होंने एक माँ को अपने बच्चे को डांटते हुए सुना, बेवकूफ, खीर को बीच से खाएगा तो मुंह जलेगा ही, पहले किनारे से खाओ, वो ठंडी है। चाणक्य को अपनी गलती का एहसास हो गया। साम्राज्य को बीच से नहीं, किनारों से जीतना होगा। और फिर चाणक्य के पास एक और घातक हथियार था, विषकन्या। ये वो लड़कियां थीं जिन्हें बचपन से ही खाने में जहर की थोड़ी थोड़ी मात्रा दी जाती थी, इतनी कि उनका पूरा शरीर ही जहरीला हो जाता था। उनका एक चुंबन या स्पर्श भी मौत देने के लिए काफी था। इन्हें दुश्मन के बड़े सेनापतियों को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो अब चाणक्य ने मनोवैज्ञानिक युद्ध, छोटी छोटी लड़ाइयों और गुप्त हथियारों से जमीन तैयार कर ली थी। अब वक्त आ गया था आखिरी चाल चलने का, एक सेना बनाने और सीधे सिंहासन पर दावा करने का। चाणक्य ने उन सभी राजाओं और कबीलों को इकट्ठा किया जो धनानंद के जुल्म से परेशान थे। उन्होंने डाकुओं और बागियों को अपनी सेना में शामिल किया। उन्होंने शक्तिशाली राजा पर्वतक से संधि की और साथ ही धनानंद के दरबार में ही ऐसे जासूस भेज दिए जिन्होंने मंत्रियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।
और फिर हुआ अंतिम हमला। महीनों तक पाटलिपुत्र को घेरे रखने के बाद शहर के अंदर खाने पीने का सामान खत्म होने लगा। फिर एक रात चाणक्य के एक जासूस ने अंदर से गुप्त दरवाजा खोल दिया। चंद्रगुप्त भी सेना शहर में सैलाब की तरह घुस गई और घबराई हुई नंद सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक ही रात में पाटलिपुत्र का पतन हो गया। और फिर वो पल आया जिसका चाणक्य ने सालों इंतजार किया था। उन्होंने मगध के खाली सिंहासन के सामने खड़े होकर अपनी खुली शिखा को बांधा। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी थी। लेकिन चाणक्य का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। जब सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया तो चंद्रगुप्त की सेना ने उसे हरा दिया। लेकिन चाणक्य ने उसे खत्म करने के बजाय एक शांति संधि का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक विवाह गठबंधन भी शामिल था। इस एक कदम से बिना खून बहाए आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। साम्राज्य बन चुका था, दुश्मन हार चुके थे, लेकिन चाणक्य की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उनके जीवन का आखिरी अध्याय उतना ही रणनीतिक और पेचीदा था जितना कि उनकी पूरी जिंदगी। चाणक्य चंद्रगुप्त को जहर के हमलों से बचाने के लिए रोज उसके खाने में थोड़ा जहर मिलाते थे, ताकि उसका शरीर जहर का आदी हो जाए। एक दिन अनजाने में चंद्रगुप्त की गर्भवती पत्नी रानी दुर्धरा ने वो खाना खा लिया। रानी को बचाना नामुमकिन था, लेकिन बच्चे को बचाना था। चाणक्य ने अपनी तलवार से रानी का पेट चीरकर बच्चे को निकाल लिया। जहर की एक बूंद बच्चे के माथे पर गिरी और उसी बिंदु से उसका नाम पड़ा बिंदुसार। सालों बाद जब बिंदुसार राजा बना तो दरबार के एक ईर्ष्यालु मंत्री सुबंधु ने उसके कान भरने शुरू कर दिए। उसने बिंदुसार को बताया कि उसकी मां की मौत का जिम्मेदार चाणक्य है। ये आधा सच जहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। बिंदुसार अपने गुरु और प्रधानमंत्री के ही खिलाफ हो गया और चाणक्य को अपमानित होकर सब कुछ छोड़ना पड़ा। चाणक्य ने अन्न जल त्याग दिया। पीछे से सुबंधु ने उनके कुटिया में आग भी लगवा दी। उस आग में महान आचार्य का शरीर तो जलकर राख हो गया। सुबंधु को लगा कि वो जीत गया, पर क्या वो सच में जीता था या चाणक्य के पास अभी भी एक आखिरी चाल बाकी थी? अपनी मौत से पहले चाणक्य एक संदूक छोड़ गए थे। उन्होंने कहा था कि इसमें मौर्य वंश का सबसे बड़ा खजाना है, एक सुगंधित तेल। लालची सुबंधु ने इसे खोलने और सबसे पहले खुद पर लगाने की जिद की, लेकिन वो कोई तेल नहीं था। वो एक बेहद तेज असर वाला जहर था जो त्वचा के संपर्क में आते ही काम करता था। चाणक्य ने अपनी मौत के बाद भी अपने दुश्मन को मात दे दी। चाणक्य का शरीर भले ही चला गया, लेकिन उनके विचार हमेशा के लिए अमर हो गए। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के रूप में उनका ज्ञान आज भी दुनिया को रास्ता दिखाता है। और वह पहले इंसान थे जिन्होंने एक बंटे हुए भारत को एक साथ पिरोकर अखंड भारत का सपना देखा और उसे सच भी किया। चाणक्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी की ताकत उसकी सेना या दौलत से नहीं, बल्कि उसकी सोच और उसके इरादे से तय होती है। क्योंकि जब एक मजबूत इरादे के साथ दिमाग काम करता है तो वो दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बन जाता है।